हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है। आज हम जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट का सॉल्व करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में हमारा टेक्निकल एरर के कारण 29 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 30 से हम आज शुरू करेंगे। उससे पहले बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, ये हमें देखना है। तो ए है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। बी दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। सी खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। डी खड़ी बोली लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर है ए बी सी सही है, बाकी डी जो है लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर राम किशोर शर्मा कहते हैं कि खड़ी बोली संज्ञा मूलतः कौरवी को साहित्यिक भाषा बनाने के पश्चात प्राप्त हुई। वर्तमान में साहित्यिक हिंदी का आशय खड़ी बोली से है। दिल्ली मेरठ सहारनपुर रामपुर आदि के आसपास की लोक बोली खड़ी बोली है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली में लोक साहित्य भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित विकल्पों में किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। तो हम देख पॉइंट्स बोलते हैं इसके। कामाध्यात्म की समस्या, दूसरा है पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध की युगीन संदर्भ, सी है युद्ध दर्शन, चौथा है सुधारवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए बी और सी सही है। तो कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन। व्याख्या देखते हैं। दिनकर की उर्वशी कामाध्यात्म की समस्या पर आधारित है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध, इसकी व्याख्या है दिनकर की उर्वशी कामाध्यात्म की समस्या पर आधारित है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र नामक कृतियों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा से है। ए आत्मचेतस, बी विचार कविता, सी बाबरा अहिरी, डी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसका आंसर है फोर्थ, ए सी और डी। तो इसमें है आत्मचेतस, विचार कविता और डी है जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। विचार कविता नहीं होगा, इसमें होगा बाबरा अहेरी। सी पॉइंट सही है, बी गलत है इसका। व्याख्या देखते हैं। अपनी सोच और तकनीकी में अज्ञा आत्मचेतस आत्मनिष्ठा और एक हद तक आत्मग्रस्त हैं। यह उनके चिंतन और काव्य में मुखर है। बाबरा अहेरी अज्ञा की कविता ही है। जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग अज्ञा ने अपनी रचनाओं में किया है। जापान की इस शैली को हाइकू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। पहला लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 बी और सी, पंडित बुद्धिराम और अमीना। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी प्रेमचंद में पंडित बुद्धिराम है। अमीना ईदगाह की प्रेमचंद की कहानी का पात्र। लहना सिंह उसने कहा था गुलेरी की कहानी का पात्र है। और सुनंदा पत्नी कहानी जैनेन्द्र की, इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गदाधर। ऑप्शन है 3 इसका, ए बी और डी सही है। तो पात्र देख लेते, उपन्यास देख लो, उपन्यासकार देख लेते हैं। कृष्णचंद्र सेवा सदन का पात्र है। ये सब उपन्यास प्रेमचंद के हैं। सोफिया रंगभूमि का पात्र है। गदाधर सेवा सदन का और हरिप्रसन्न सुनीता, और इसका लेखक है जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। ए आलोक पर्व, दूसरा माटी हो गई सोना, सी विचार और वितर्क, डी कुछ उथले कुछ गहरे। इसका ऑप्शन ए सही है, ए और सी सही है। तो व्याख्या देखते हैं। आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का और कुछ उथले कुछ गहरे गुलाब राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सी रचना दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए और सी। अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। अपने अपने पिंजरे 1995 में मोहनदास नैमिषारय और मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में धर्मवीर भारती दलित आत्मकथा है।
मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में राजेंद्र यादव की और गर्दिश के दिन 1980 में कमलेश्वर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? माधव बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन और डी क्लॉड लेवी स्त्राथर्स। क्वेश्चन, इसके पॉइंट हैं 1 फर्स्ट वाला सही है, ए और बी सही है। इसमें माधव बावेरी और जॉन लॉक। माधव बावेरी और जॉन लॉक का संबंध यथार्थवाद से है। सैमुअल पी हॉन्टिंग जो है वो राजनीतिक वैज्ञानिक है और क्लाइड लेवी स्त्राथ जो है मानव नस्ल विज्ञानी है। इन्हें आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बी और डी, संग्राम और प्रेम की बेदी। संग्राम 1922 में लिखा गया प्रेमचंद का नाटक है। प्रेम की बेदी 1933 में प्रेमचंद का है। डिक्टेटर 1937 में बेचन शर्मा उग्र का है और बड़े खिलाड़ी उपेंद्रनाथ का है 1967 में। क्वेश्चन नंबर 39, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो पहला ऑप्शन है साधारणीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है। बी, साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजक तत्व व्यापार अनिवार्य है। डी है साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। इसका ऑप्शन सी ठीक है, बी और सी। बी है साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। सी है इसका साधारणीकरण के लिए भोजक तत्व व्यापार अनिवार्य है। इसका व्याख्या देखते हैं। साधारणीकरण के प्रणेता भट्ट नायक माने जाते हैं। साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण कभी संवेग या कभी भावना का होता है। डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण विभाववादी का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजक तत्व व्यापार को अनिवार्य माना गया है तथा भोजक तत्व भाव तत्व व्यापार का निषेध किया गया है। साधारणीकरण के बिना वास्तविक रसानुभूति संभव नहीं है। यह रसानुभूति की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 40, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्य के लिए कौन सा कथन सही है? इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, यह लक्षणा पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन कुछ ठीक नहीं करेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ पर सादृश्य के अतिरिक्त अन्य संबंध हैं, सहारे बिना भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर नीले कमल जैसी आंखों के बीच में मोती जैसा आंसू की बूंद समाई हुई है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि किसी के तिरस्कार या अपमान कर दिया गया है और उसकी आंखों में और आंसू आ गए हैं। इस पंक्ति में तिरस्कार की वाच्य ध्वनि निकल रही है। इस पंक्ति में अलंकार ध्वनि भी है और अलंकार उपमा है तथा इस करुण रस की अभिव्यक्ति भी हो रही है। अतः ये दिए गए विकल्प में कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन इसका 4 सही है। चंदायन ये 1379 में मुल्ला दाऊद की रचना है। उसके बाद मृगावती कुतुबन की 1501 में, अनुराग बांसुरी 1613 में उस्मान की और अनुराग बांसुरी 1764 में नूर मोहम्मद की। क्वेश्चन नंबर 42, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है? इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। गुरु नानक 1469 ईस्वी में ननकाना साहब तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। दादू दयाल 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। मलुकदास 1574 ईस्वी में कड़ा इलाहाबाद में। सुंदरदास 1596 ईस्वी में दोहसा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 43, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है? तो इसका ऑप्शन 2 ठीक है। भूषण 1613, जसवंत सिंह 1627, देव 1673, सूरती मिश्र 1680 से 90 ईस्वी के बीच। इनका जन्म स्थान देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसका। श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, राम नरेश त्रिपाठी 1889। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 2 ऑप्शन सही है। यशोधरा 1932 में मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। कामयानी 1935 में जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं।
कनुप्रिया 1959 में, धर्मवीर भारती, उर्वशी 1961 में, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 46 प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका 4 ठीक है। निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। प्रकाशन काल के अनुसार हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का अनुक्रम है निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, जाल समेटा 1973। क्वेश्चन नंबर 47 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। इनका प्रकाशन काल देख लेते हैं और काव्यकार जो है उन्हें देख लेते हैं। प्रलय की छाया 1933 में जयशंकर प्रसाद, मधुबाला 1936 में हरिवंश राय बच्चन, असाध्य वीणा 1961 में अज्ञेय, पटकथा 1972 में धूमिल। क्वेश्चन नंबर 48 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका ऑप्शन 1 सही है। दिव्या 1945 में यशपाल का उपन्यास है। जहाज का पंछी 1954 में लाचन जोशी का उपन्यास है। अमृत और विष 1966 में अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और पहला पड़ाव 1976 में श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 49 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो क्वेश्चन इसका 4th ऑप्शन ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे की कहानी 1901 में, इसे पहली कहानी भी माना जाता है। उसने कहा था 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी। राजा निर्वंशिया 1957 में, कमलेश्वर, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 50 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में महादेवी वर्मा, अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य 1961 में रामविलास शर्मा, कला का जोखिम 1981 में निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 51 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो 4th इसका है। कलम का सिपाही 1962 में प्रेमचंद, इसके ग्रंथकार हैं अमृत राय। कलम का मजदूर 1964 में प्रेमचंद के व्यक्ति से संबंधित है, मदन गोपाल ने लिखी है। आवारा मसीहा 1974 में शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। व्योमकेश दरवेश 2011 में हजारी प्रसाद के जीवन पर आधारित है और ये विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 52 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम सेतुबंध 1972 में संस्कृत नाटक सेतुबंध पर आधारित आधुनिक नारी की प्रेम संबंधी अवधारणा है। 8वां सर्ग 1976 में ईस्वी में कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग पर आधारित है। एक दूनी एक 1987 में काम संबंधों के आधार पर दूसरे व्यक्ति से असफल जुड़ाव का प्रसंग। रति का कंगन 2011 में शिक्षा, शोध और प्रकाशन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 53 प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृति का सही अनुक्रम है। इसका ऑप्शन 2 ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर है। कवि सुमित्रानंद पंत 1976 में नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया। मिथक और साहित्य 1979 डॉक्टर नगेंद्र, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 54 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। जयशंकर प्रसाद 1940 में, आधुनिक साहित्य 1950 में, उसके बाद है कवि निराला और नई समीक्षा। और ये देख लेते हैं इसमें नंदुलारे वाजपेयी की कृतियों का सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961, प्रकीर्णिका 1965, कवि निराला 1965, कविता रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, रीति और शैली 1979। क्वेश्चन नंबर 55 है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो पहला सही है इसमें वामन 8वीं सदी का उत्तरार्ध, कुंतक 10वीं सदी का उत्तरार्ध, मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध और विश्वनाथ 14वीं सदी का उत्तरार्ध। अब असेशन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये देखते हैं। पहला स्थापना। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। रीज़न है इसका, तर्क देखते हैं। क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो इसके दोनों ऑप्शन जो है सही हैं।
व्याख्या देखते हैं। जब कुछ आकर्षक और आनंददायक आदि दृश्य हमारी आंखों के सामने उत्पन्न होते हैं तो वह हमें रसात्मकता प्रदान करते हैं और मग्न कर देते हैं। इसी प्रकार बीते हुए कल में जो दृश्य हमारे सामने था वह आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, फिर भी उस दृश्य का वास्तविक स्मरण वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। कभी कभी हमें वही रसात्मकता प्रदान करता है। यह तभी होता है जब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ और शरीर यात्रा भौतिकता से ऊपर उठकर शुद्ध भाव क्षेत्र में होती है। इसलिए इसके दोनों ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 57, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन 2 इसका दोनों सही है। साहित्य समाज का दर्पण है, मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है, अतः साहित्य का इतिहास मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। क्योंकि साहित्य का लक्ष्य मनुष्य समाज है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क है क्योंकि हम इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति उपभोक्ता है, तो इसके भी दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण पूंजीवाद की देन है, अर्थात यह एक पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था यह मानती है कि यहाँ पूरा विश्व एक बाजार है और उसमें रहने वाले व्यक्ति उपभोक्ता हैं। ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व को एक गांव बनाता है। ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, तो इसके दोनों ऑप्शन गलत है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार दलितों के जीवन और उनकी समस्याओं पर केंद्रित है। दलित लेखन आत्मानुभूति का लेखन माना जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित साहित्य का संबंध अम्बेडकरवाद से स्थापित किया है। यह अपनी शैली एवं विचार के आधार पर मार्क्सवाद से मेल रखता है, लेकिन इसका वैचारिक पक्ष मार्क्सवाद से नहीं आया है। दलित साहित्य में वर्ग संघर्ष की हिमायत नहीं की गई है। इसमें समाज के व्याप्त जाति आधारित भेदभाव, असमानता, छुआछूत इत्यादि को केंद्रित किया गया है, इसलिए दोनों तर्क गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 60 असर्शन है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क है इसका क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक है, ए गलत है, आर सही है। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण का नहीं बल्कि मनुष्य को उसके प्रकृत रूप में स्थापित एवं विकसित होने देने का दर्शन है। यह मनुष्य की व्यक्तिकता की वकालत करता है। अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्तिक स्वच्छंदता है, इसलिए यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। क्वेश्चन नंबर 61 स्थापना है, वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। आहार है इसका तर्क। इस कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। इसके दोनों ऑप्शन जो है गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम जानते हैं कि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का विशेष योगदान है। मनोवैज्ञानिक इन दोनों को विकास का मूल मानते हैं। वासना या संस्कार वंशानुक्रम का बहुत हद तक दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय है। भारतीय आचार्यों की मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है, अतः ए आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क है इसका क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि ए गलत, आर सही है। काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, स्थायी भावों को तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, ये भाव एवं भावनाएं सिर्फ एक ही व्यक्ति से संबंधित नहीं रखती, बल्कि इनका संबंध अन्य व्यक्तियों के हृदय से भी संबंधित होता है। मनुष्य एक विशेष प्राणी है, उसके पास पठन, लेखन और श्रवण एवं वाचन का विशेष गुण है। ये सभी क्षमताएं अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती, इसलिए उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालते हैं। एक लगातार सही है। स्थापना क्वेश्चन नंबर 63, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क है क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्यकार एवं नाटकीय संघर्ष का पूर्ण
विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए गलत, आर भी गलत। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित नहीं है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। एकांकी नाटक का ही एक रूप भेद है। इसमें संपूर्ण नाटक एक अंक का होता है। इसमें सीमित पात्र होते हैं और यह कम समय में अभिनीत किया जा सकता है। पूर्णकालिक नाटक कई अंकों के होते हैं और यह विस्तार पूर्ण होते हैं। अभिनय की दृष्टि से इन नाटकों में काट छाँट करके नाटकीय संघर्ष के केंद्रीय बिंदु को समाहित करते हुए पूर्ण विकास प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। 64 क्वेश्चन नंबर ए है इसका। स्थापना। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर दे सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। तो तर्क है इसका, रीजन देखते हैं। क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समानार्थी समानधर्मी तत्व अंतर्निहित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, आर सही है। पहला ऑप्शन सही है। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म गुण है जो दृष्टा देखने वाले को आंदोलित, उत्तेजित, कंपित और हिल्लोलित, आनंदित, प्रसन्न कर सकता है। देखने वाले में भी ऐसी शक्ति संवेदना है जो द्रष्टव्य, देखे जाने वाला, दिखाई देने या पढ़ने वाला के सौंदर्य को चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता प्रदान करता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक दूसरे को चालित करने के समान धर्मी तत्व पाए जाते हैं। तो ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 65 स्थापना है। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। तर्क है इसका, क्योंकि वह लिखा कभी खेला वर्तमान में जाता है। तो इसके ऑप्शन दोनों सही हैं, ए सही है। नाटक एक दृश्य श्रव्य विधा है। यह ना तो जड़ स्थिर है और ना ही रूढ़ है। यह अभिनय होता है एवं गतिशील पाठ है, क्योंकि नाटक चाहे जब भी लिखा गया हो, लेकिन उसका अभिनय या खेल वर्तमान में ही हो जाता है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। तर्क है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर दोनों गलत हैं। कविता में चित्रित प्रेम निजी नहीं होता, उसमें निजी अनुभूतियों का समावेश तो हो जा सकता है, लेकिन वह सामाजिक क्रिया व्यवहार का चित्रण है। प्रेम एक सामाजिक भाव है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 67 चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय से संवेदन है। क्वेश्चन नंबर इसका ए सही, आर गलत है, 2 ऑप्शन सही है। चेतना बुद्धि और समझ है, यह ज्ञानमूलक मनोवृत्ति है। चेतना मन की वह शक्ति है जिससे जीव या प्राणी के आंतरिक और बाह्य, सही या गलत आदि तत्वों या बातों का अनुभव या भान होता है। इस प्रकार चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन मात्र से ही नहीं, इसमें बुद्धि का मूल योगदान है। अतः ए आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुँचती है। तो इसका ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध श्रद्धा भक्ति में लिखते हैं कि प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, और आलंबन भी ज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुँचती है और प्रीति में प्रिय पर होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। इसलिए ए गलत, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 69 स्थापना है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क है, इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, क्योंकि दोनों गलत हैं। व्याख्या देखते हैं। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का ही काव्य नहीं है। इसमें प्रकृति प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, रहस्यवादिता एवं दार्शनिक चिंतन का भी समावेश है। इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना भी है, इसलिए ए आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 70 स्थापना है। भक्ति को सा परानुरिक्तेश्वर कहा गया है। तर्क है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों सही हैं। सांडिल्य सूत्र में भक्ति को परानुरिक्त ईश्वर कहा गया है, अर्थात भगवान में परम अनुरक्ति भक्ति है।
भक्त के भक्ति न केवल साधन है बल्कि साध्य है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71। स्थापना। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोनों ऑप्शन जो सही हैं। व्याख्या देखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मिथक का अभिप्राय अलौकिकता का पुट लिए हुए लोकानुभूति बताने वाली कथा से है। मानव का स्वभाव, मानव और प्रकृति के बीच समानता, संस्कार, पूर्व संपर्क, आचार विचार, संस्कृति व संरचना, पूरकता या विरोध इत्यादि मिथक का सृजन करते हैं। प्रकृति अलौकिक है और दिव्य शक्ति संपन्न है। मानव कल्याण या अलौकिकता से प्रकृति का सीधा संबंध है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72। इसमें स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तर्क है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पना, अतिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। इसका ऑप्शन 2 सही है। ए गलत, आर सही। देखते इसकी व्याख्या। स्वच्छंदतावाद छायावाद या रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, यह स्वतः स्फूर्ति आत्मानुभूति है। स्वच्छंदतावादी कल्पना के स्वच्छंद प्रभाव में विश्वास करता है। कल्पना के साथ रहस्यवादिता का भी समावेश हो जाता है। स्वच्छंदतावाद द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पना, अतिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है, इसलिए ए गलत, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है। स्थापना। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। तर्क है इसका क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। इसका ऑप्शन 1 सही है। अद्वैतवाद ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर आधारित है। यह आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही मानता है। आत्म तत्व का विस्तार अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद जीव और जगत की पृथक सत्ता को नहीं स्वीकार करता। यह जीव, आत्मा और परमात्मा के एक तत्व में जगत माया को बाधा मानता है, इसलिए ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 74 है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं। आधुनिकता शाश्वत, जो सदा से चलता आ रहा हो और जो सदा चलने वाला हो, मूल्य नहीं है। समय समय पर जो मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है तो उस समय वह आधुनिक होता है। जो आज आधुनिक है वह भविष्य में आधुनिक रहे यह आवश्यक नहीं। समय और युग परिवर्तनशील हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 75। देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्य औचित्य औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क है साथ ही उसमें व्यक्ति के महान नाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषता भी मिलती है। इसके कोड में ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए सही, आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। चंद्रगुप्त नाटक में लगभग 22 वर्षों की कथा समाहित है। देशभक्ति, संस्कृति, चरित्र की उदात्तता, भाषा का तत्कालीन समावेश, लंबी कालावधि आदि के विस्तार के कारण चंद्रगुप्त नाटक महाकाव्य के गुण से युक्त और औदात्यपूर्ण नाटक है। ब्रेख्त ने नाटकीय रंगमंच की जगह महाकाव्यात्मक रंगमंच एपिक थिएटर को स्थापित किया, जो दर्शकों के अनुभव को सहलाने की जगह उनकी तर्क क्षमता को उत्तेजित करता है। ब्रेख्त यथार्थवाद के पक्षधर नहीं है। चंद्रगुप्त में ब्रेख्त के महानाट्य की संपूर्ण विशेषता नहीं मिलती, इसलिए ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगड़ू या बांगड़ू करनाल, अवधी सुल्तानपुर। बाकी इनसे संबंधित क्षेत्र और देख लेते हैं। खड़ी बोली बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर आदि। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी आदि। बांगड़ू या बांगरू करनाल, रोहतक, जिंद, हिसार आदि। अवधी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, रायपुर, संभलपुर,
कांकेर, नंदगांव, सरगुजा आदि। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अवहट्ट कीर्तिलता में मिलती है, ब्रजभाषा भंवर गीत में, अवधि मधुमालती, खड़ी बोली, प्रिय प्रवास। और भी देख लेते हैं, इसके रचनाकार देख लेते हैं। अवहट्ट में कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, ब्रजभाषा भंवर गीत नंददास की, अवधि मधुमालती मंझन की रचना है, खड़ी बोली में प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, संस्कृत में प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पंक्तियों को उनके रचयिता के साथ सुमेलित करना है। नगर बाहिरे डोमी तोहरी कुनिया छाई। और सेकंड है काया तरवर पंच बिडाल। सी है कड़वा बोलना बोलिस नारी। डी है मोर जोबना नवेलरा भया है गुलाल। तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं कौन किससे मिलता है। पहला है कणप्पा। कणप्पा की पंक्ति है फर्स्ट वाली, कौवा तरवर पंच बिडाल, ये लुइपा की पंक्ति है। और कड़वा बोल न बोलसी नारी, ये नरपति नाहले की पंक्ति है। और मोरा जबीना नवेला हुआ है गुलाल, ये खुसरो की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें काव्य पंक्ति को उनके रचनाकार के साथ मिलाना है। पहला है ओ नहीं घाट परी जग छाहा, ये जायसी की पंक्ति है। आवत जात पर नहीं है टूटी, ये कुंभन दास की पंक्ति है। अति मालिन वृष भानु कुमारी, ये सूरदास की पंक्ति है। और कीर्ति भनीति भूली भूति भल सोई, ये है तुलसीदास की पंक्ति। और भयो विभा चली बिन दूल्हा, बाट जात समधि समझाई, ये है कबीरदास की पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और सखी संप्रदाय। तो अद्वैतवाद से संबंधित है इसमें रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद से कुंभनदास, सखी संप्रदाय हरिदास, सूफी संप्रदाय जायसी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कृतियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपूजी, ये नानक की रचना है। रसमंजरी नंददास की है। बरबर नायिका वेद रहीम की है। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। और भी उनकी रचनाएं कृति और रचनाकार देख लेते हैं। जपूजी रहीराज सोहिला नानक की है। रसमंजरी, मानमंजरी, रूपमंजरी, ब्रह्मंजरी, ज्ञानमंजरी, ये नंददास की रचना है। बरबर नायिका भेद, श्रृंगार सत्सई, मदनाष्टक, नगर शोभा रहीम की है। वैराग्य संदीपनी, बरबर रामायण, राम लला नेहचू, तुलसीदास की रचना है। बीजक, साखी सभद्रमैनी, कबीरदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित करना है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है, भूषण इसके कवि हैं। छत्र प्रकाश जीवन चरित है, लाल कवि है। विरह बारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति का पौधा है। काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण भिखारी दास। नवरस तरंग रस निरूपण बेनी प्रवीण की रचना है। आगे क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रस सागर जो है श्रीपति की रचना है। रस चंद्रोदय कविंद्र की रचना है। रसराज मतीराम की। रस पीयूष निधि सोमनाथ की। और रस सारांश है एक और भिखारी दास की। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, ये सरोज स्मृति में निराला की पंक्ति है। दूसरा है मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। इसका ऑप्शन ये है रश्मि से महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर सी है रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, यह आज्ञा की पंक्ति है। डी है बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खंड सादृश्य था स्पष्ट बहल, ये है प्रसाद की कामयानी से ली गई है। सुरपति के हम है अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, जातक के चिर जीवन धर, ये पल्लव से लिया गया पंत की रचना है। 85 क्वेश्चन नंबर, इसमें है कर्ण, कमला, औसनरी, राहुल। इसके संबंधित पात्रों को उनकी कृतियों के साथ मिलाना है। कर्ण है रश्मि रथी का पात्र, दिनकर इसके कृतिकार हैं। कमला प्रलय की छाया, प्रसाद इसके कृतिकार है। औसनरी उर्वशी के पात्र है, दिनकर इसके कृतिकार हैं। जबकि राहुल जो है वो यशोधरा से संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त इसके कृतिकार है। ईड़ा जो है काम्यानी का सर्ग है और उसकी पात्र है, इसके जयशंकर प्रसाद कृतिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। अज्ञेय, ये पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, 1973 में हरिवंश राय की है।
राय बच्चन की है सतरंगिनी 1945। रघुवीर साय की है सीढ़ियों पर धूप में 1960। सुमित्रानंद पंत की है कला और बूढ़ा चांद 1959 में। महादेवी वर्मा की है दीपशिखा 1942 में। क्वेश्चन नंबर 87। इनके कवियों को उनके जुड़े आंदोलनों के साथ मिलाना है। लक्ष्मीकांत नरेश, शंभू सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। तो लक्ष्मीकांत वर्मा का आ कविता, नरेश का है नकेनवाद, शंभूनाथ सिंह का है नवगीत, केदारनाथ अग्रवाल का प्रगतिवाद, मदन बादशाह इनका है प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। आकाशदीप, ये इसके पात्र हैं बुद्धगुप्त प्रसाद की कहानी है। दिल्ली में एक मौत, अतुल है इसके पात्र और कमलेश्वर की कहानी है। उसने कहा था बोधा सिंह गुलेरी की कहानी है। गैग्रीन मालती इसकी पात्र है आगे की कहानी है। पत्नी सुनंदा जैनिंद की कहानी है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। अजय की डायरी 1960 में। यह विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि पर आधारित है। डॉक्टर देवराज की रचना है। अंतराल 1972 में। स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, और ये मोहन राकेश की कहानी है। बसंती 1980 में। महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। भीष्म साहनी। महाभोज 1979 में। समकालीन राजनीति परिवेश पर आधारित है। ये मन्नू भंडारी का उपन्यास थे सारे। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। कहनी अनकहनी, गंधमादन, जीप पर सवार इल्लियाँ, मिट्टी की ओर। कहनी अनकहनी 1970 में धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। गंधमादन 1972 कुबेर नाथ राय। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 में शरद जोशी। मिट्टी की ओर 1946 में रामधारी सिंह दिनकर। कहत कबीर 1987 में हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 91 है स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। उर्वी पहला राजा की पात्र है जगदीश चंद्र माथुर। सुंदरी लहरों के राजहंस की पात्र है मोहन राकेश। वेणुरति सूर्यमुख की नाटक की पात्र है लक्ष्मी नारायण लाल का है। देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है प्रसाद का नाटक है। देवयानी देहांतर से संबंधित है नाटक की पात्र है नंदकिशोर आचार्य का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान और तमस। इनको उनके पात्रों के साथ सम्मिलित करते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा मणिक मुल्ला धर्मवीर भारती इसका उपन्यासकार है। मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद फणीश्वर नाथ रेणु। 1 इंच मुस्कान में रंजना है राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी। तमस नत्थू है इसमें जिसमें साहनी का है। क्वेश्चन नंबर 93 उनके गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हम हसमत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्ति, चीड़ों पर चांदनी। गद्य रचना है हम हसमत कृष्णा शोभती, बच्चन निकट से अजीत कुमार, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र का विचार प्रभाकर माचुवे। क्वेश्चन नंबर 94 है इसमें काव्यांशों को उनके निहित अलंकारों के साथ सम्मिलित करना है। पहला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो सोन। इसमें श्लेष अलंकार है। बी है बंसी धुन सुनी ब्रज बधू चलो विसार विचार, भुज भूषण पहिरे पागिन भुजन लपेटे हार। इसमें असंगति अलंकार है। सी है जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। ये इसमें अन्योक्ति अलंकार है। डी है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इसमें रूपक अलंकार है। फूल का सकल माही छाही, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 95 है इसके अवधारणाओं को से संबंधित आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थ्यूसर का इससे संबंधित आचार्य हैं। यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जैमसन। आधुनिकतावाद TH लॉरेंस। इसके आगे ये पैसेज है आप देख लो, अगर बोलोगे तो सॉल्व करा देंगे, कमेंट में बता देना। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।